Moving ahead to the next panel discussion, जो इस topic पे होने वाला है, building consensus, that is one nation, one contract, unifying terms and conditions for deductions and variations in testing and resolving disputes of seller, buyer and broker. मैं हमारे moderator श्री संचित राजपाल director मंजीत group को moderation के लिए आगे बुलाना चाहूँगी please. Shri Sanchit Rajpal, the moderator, and our panelist, Shri Rajan Jindal, VP Vardhaman Tex, Shri Rakesh Rathi, former President ICAL, Mr. Manish Daga, committee member of CAI, Shri Durga Shankar Agrawal, Tirupati Cotton Industry, Shri Dinkar Surse, Shri Nikunj Doshi, Shri Chandrakumar Mota, Shri Sachin Sharma, Shri Prakash Rathi, Mr. Avin Agrawal from Mr. Vishal Purohit, Mr. Kailash Sudha from Kanak Industries as well, please. I request all of them to kindly come on the stage. Yeah. I request हमारे panelists भी please stage पे आ जाइए. श्री राजन जिंदल, श्री राकेश राठी, हमारे moderators श्री संचित राजपाल. Okay. Shri Mr. Rajpal. Shri Durga Shankar Agrawal, Shri Dinkar Surse, Shri Nikunj Doshi, Shri Chandrakumar Mota, Mr. Sachin Sharma, Shri Prakash Rathi, Mr. Avin Agrawal, Mr. Vishal Purohit and Mr. Kailash Sudha. I request please, अगर आप conference hall में हैं तो कृपया करके stage की ओर पधारें. Shri Nikunj Doshi. Mr. Chandu Mohta. Mr. Sunil Jaiswal. Mr. Vishal Purohit. Mr. Gyaneshwar Bhamre. Who's the moderator? Mr. Rishi Doshi. Mr. Rishi Doshi. Mr. Shashikant Sharma.
And our moderator, Mr. Manish Daga. One more, Mr. Sunil Agrawal. हेलो Mr. Sunil Agrawal. So please, sir. So please. And yes, we'll start the panel discussion now. Mr. Daga, all over to you. थैंक यू Sir, if you mind if I Hi. do a felicitation, please. I request Mr. Sachin Mittal from Banarsi Das and Sons, Kolkata, to kindly come on the stage, please. And I request Mr. Sharma and Mr. Rungta to kindly felicitate Mr. Mittal, please. And I request Mr. Rahul Bharatwal to kindly come on the stage, please. He's the silver sponsor. Thank you so much, sir, to be a part of the conference of Maharashtra Cotton Brokers Association. It was an honor to have you here. Thank you so much. So sorry for the disturbance. Mr. Daga, all over to you. थैंक यू ये जो सेशन है थोड़ा अटपटा है अटपटा इसलिए कि हमें लगेगा कि इसमें हम कर क्या सकते हैं और अगर इसको समझ भी लिया और हमने कुछ सोच भी लिया तो उसका होने वाला क्या है पर अगर सोचेंगे नहीं और आज कुछ करेंगे नहीं तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है तो इस सेशन का हेडलाइंस मैं पढ़ लेता हूँ काफ़ी लंबा है लेकिन मैं उसको हिंदी में थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा कंसेंसस वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट यूनिफाइंग टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर डिडक्शंस एंड वेरिएशंस इन टेस्टिंग एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स ऑफ सेलर बायर एंड ब्रोकर बहुत ही आसान शब्दों में कहूँ तो आसानी से बिजनेस कैसे किया जा सकता है और डिस्प्यूट जो है वो कैसे जल्द से जल्द सुलझाए जा सकते हैं इस पे आज कुछ चर्चा करेंगे डिस्प्यूट नहीं होंगे ऐसा तो कोई बिजनेस ही नहीं है और कॉटन तो एक नेचुरल प्रोडक्ट है हम सभी को ये मालूम है तो कैसे इन डिस्प्यूट्स को अच्छी तरह सुलझा सकते हैं और एक वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट का जो हर एसोसिएशन हर ब्रोकर हर बायर हर सेलर अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाएगा तो फिर उसमें यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी तो क्या एक नेशनल कॉन्ट्रैक्ट की हमें ज़रूरत है ये तो निर्विवाद बात हो गई कि ज़रूरत है उसके लिए करना क्या चाहिए तो हम शुरुआत ऐसे करेंगे कि क्योंकि इतनी बड़ी पैनल मुझे मिली है और समय 15 मिनट आइडियली 10 मिनट ऐसा कहा गया है तो सभी मेंबर से मैं विनती करूंगा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें आपका शुभ नाम आपकी कंपनी का नाम और एक मुद्दा जो आपको लगता है कि इस कॉटन बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सुलझाना वो मुद्दा बताएं और उस पर आपकी तरफ से क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो बताएं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ उधर से स्टार्ट करो लास्ट से मैं ऋषि दोषी नागपुर से शशि ट्रेडिंग कंपनी से मुझे थोड़ा समय लगेगा सोचने में सुलझाओ तो एक बार मैं विक्की भैया को देता हूँ
मैं विशाल पुरोहित नागपुर से मूलचंद किशन गोपाल कॉटन ब्रोकर। कैलाश सुधा कैलाश इंडस्ट्री सोसर से। मैं प्रकाश राठी एंड कंपनी मुंबई और नागपुर। मेरा बोलना यह है कि एक कंट्री एक कॉन्ट्रैक्ट होना ही चाहिए। यदि अलग अलग व्यापारी, अलग अलग दलाल या अलग अलग सेलर या बायर अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो आगे जाके तकलीफ आएगा। कि कॉटन एक नेचुरल कमोडिटी है, वो अपने खेतों में जो उगता है तो हर एक का अपने ज़मीन का गुण और बारिश वगैरह हवामान इसके हिसाब से उसके अलग अलग वैरायटी वेरिएशन आता है उसके अंदर। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितने भी अपने भारत के अंदर जितने भी एसोसिएशंस हैं दे शुड बी गिवन दिस कॉन्ट्रैक्ट। जो भी है वो बनाते हैं उसको CAI में देना चाहिए। कारण कि CAI सिर्फ एकमात्र ही एसोसिएशन है जो गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड है और वो जो इम्प्लीमेंट करती है वो कोर्ट को मान्य है, उसका आर्बिट्रेशन कोर्ट को मान्य है। इसके लिए ये अपना वन कंट्री वन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। नमस्कार जी, मैं राजन जिंदल वर्धमान टेक्सटाइल से। मेरा भी ऐसा मानना है जी, वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट द ओनली थिंग इज़, जैसे राठी जी ने भी कहा कि कॉटन बीइंग ए नेचुरल प्रोडक्ट, इसमें इतनी वेरिएशंस हैं स्टेट टू स्टेट, क्वालिटी पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। हम लोग J34 की बात भी करते हैं, शंकर की बात करते हैं, मैक की बात करते हैं, MCU5 है, बन्नी है, DCH है। तो मेरे को सिर्फ एक ही कंसर्न है कि जब इतनी वेराइटीज़ हैं कॉटन की जो बेसिक प्रोडक्ट है, बाकी तो चलो बायर सेलर की आपस की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पेमेंट टर्म्स हैं और मुद्दे हैं, होना चाहिए। बट कैसे होगा वो एक बड़ा चैलेंज है। दिस इज़ माय व्यू। थैंक यू। मनीष जी, सोल्यूशन फ्रैंकली करंटली मेरे माइंड में ऐसा नहीं है। मुझे लगता है अभी प्रोबेबली वी कैन क्लासीफाई मे बी इनटू 3-4 कैटेगरीज depending upon the quality specification of the cotton, or based upon those 3-4 categories we can specify the terms and conditions. So one nation one contract seems bit difficult. We want कि it should be there but seems difficult. Thank you. मेरा नाम ज्ञानेश्वर भामरे केशरानंद जिनिंग दोंडाचा से हूँ। जैसे कि अभी वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी लाने जा रहे हैं, सभी टैक्सेस के बजाय अपना GST आ गया है, वैसा कॉटन में भी ये आना ही चाहिए। भले ही वो क्वालिटी अलग अलग हो, भले स्टेट अलग अलग हो, उसके हिसाब से वो कॉन्टैक्ट होना चाहिए। और मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैं आप सब लोगों का इंडक्शन होने के बाद इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस है, ब्रोकर लोगों ने इनका यहाँ पे रखा हुआ है, उनके लिए मैं सिर्फ 3 मिनट का भाषण देना चाहता हूँ। अगर सबकी इच्छा होगी तो मैं अपना सब परिचय होने के बाद बोलूँगा। आपकी इच्छा है क्या? जय श्री राम। मैं सुनील अग्रवाल, श्री साई जिनिंग एंड प्रेसिंग, अकोट। नमस्कार, मेरा नाम राहुल भरतवाल है। जो लोग मेरे को जानते हैं, मैं LGW लिमिटेड में पहले प्रेसिडेंट रहा हूँ। आज मैं ब्रोकर हूँ और ब्रोकर और परचेज़र की बीच की कड़ी जो लैब होती है, मैं वो भी चलाता हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्ट को जहाँ तक समझता हूँ, वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है भी और नहीं भी, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, क्योंकि सारा कॉटन इंडस्ट्री फाइनेंस पे चलता है। फाइनेंस को देखते हुए ही हमें कॉन्ट्रैक्ट किस तरह बनाना है, क्योंकि जब अराइवल ज़्यादा होती है तो जिनर्स को भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है और उसी टाइम मिल्स भी स्टॉक करती हैं। तो मिल्स और सेलर दोनों के हितों को देखते हुए ही इस पर डिसीजन लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए। धन्यवाद। हेलो, मैं निकुंज दोषी, नागपुर। ये आज का जो टॉपिक दिया है, वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट, अब वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि विदाउट कॉन्ट्रैक्ट तो आगे अपने लोग काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक सौदे में फिर उसके रिपरकशंस आएंगे और उसमें झगड़ा फसाद होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट में ये टर्म्स नहीं थी, वो थी, ओरल था। इसलिए राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट तो होना तो बहुत ज़रूरी है। और यूनिफाइड टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में आई जाएगी। वेरिएशंस इन टेस्टिंग
अब ये ऐसा है कि अगर आपके एक पैरामीटर का अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें टॉलरेंस ज़रूर दिया सकता है कि भाई 29 mm का है तो प्लस माइनस इतने टॉलरेंस तक के एक्सेप्ट होगा, माइक है तो उसका इतना एक्सेप्ट होगा। और जो डिस्प्यूट रिजॉल्विंग की बात है, जैसे प्रकाश भैया ने बताया कि CAI इज़ द ओनली बॉडी कि जो कॉटन एसोसिएशन से जो हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, तो रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन बायर एंड सेलर का ऐसा है कि वी डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म। अभी CAI में आप जाते हो आर्बिट्रेशन के लिए, ठीक है, लेकिन कितने लोग हम में से CAI के मेंबर हैं, कितने लोग आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, उसकी क्या फ़ीस है, उसके क्या डिमांड्स हैं, कितना टाइम लगेगा उसको। तो ये सब चीज़ बहुत इजी हो जानी चाहिए एकदम ऑन द प्लेटफॉर्म कि भाई आज अगर आपने आर्बिट्रेशन में कुछ दिया है तो कल उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए या 2 दिन में आ जाना चाहिए। ये जब तक कि इजी नहीं होगा तब तक कि वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट बहुत डिफ़िकल्ट है। तो सब चीज़ें आसान हो जानी चाहिए एक जनरल सब लोगों के लिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं सचिन शर्मा अकोला से। मैं भी निकुंज भाई की बात से बहुत सहमत हूँ कि अगर वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए स्पेसिफाई एक लैब, ऑथेंटिक लैब होनी चाहिए सेलर और बायर के लिए, क्योंकि मोस्टली डिस्प्यूट जो गिरते हैं वो मिलों के अंदर, तो मिल वाला बोलता है कि भाई मेरा ही टेस्ट मैं मानूंगा, सेलर बोलता है नहीं सर हमको आपका टेस्ट मानना ही नहीं है। और कुछ जगह पर क्वालिटी में इश्यूज एक्चुअल में रहते हैं, मिल वाला सही भी रहता है, फिर भी मिल वाले को उसके लिए घस खानी पड़ती है, उसमें मरता दलाली है बीच में, क्योंकि सोल्यूशन निकल ही नहीं पाता उसका, ना सेलर मानता है ना बायर मानता है। तो उसके लिए लैब होना भी एक बहुत मस्ट है ये। नमस्कार, मैं सुनील जायसवाल, देवेश कुमार, ब्रजेश कुमार, नागपुर। पहले तो मैं डागा जी से ये पूछना चाहूँगा, वो CAI में एज ए डायरेक्टर है, वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट ये बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है, ये इम्प्लीमेंट होना भी चाहिए, लेकिन भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को नज़र में रखते हुए हमने वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है ये आज तक CAI ने भी हमको मतलब ने थॉरोली नहीं बताया। तो ये एक ऐसा मतलब अफीम का पानी है जो पिलाया जा रहा है वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है भाई, सॉइल कंडीशंस हमारे यहाँ डिफरेंट है। MCU 5 आंध्र प्रदेश में अलग क्वालिटी आती है, सेम बीज है, सेम सीड है। या तो फिर मेरा सुझाव ये है वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट के पहले वन नेशन वन सीड अगर आप करेंगे, उसके बाद में वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे तो वो स्वागत योग्य रहेगा। जय हिंद, जय भारत। चंदू मोहता, खामगांव। आप पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पहले ये कंडीशन तय करो आप कि आप क्या पैरामीटर से चीज़ बेच रहे हैं। पहले तो पैरामीटर ही मालूम नहीं, कोई 3.5 बेचता, कोई 3 बेचता, कोई 2.5 बेचता। एक तो पैरामीटर जब तक फिक्स नहीं होगा तब तक कोई चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट चल ही नहीं सकता। और जब तक कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको फुलफिलमेंट होगा तो एक चीज़ कम से कम क्या बेच रहे हैं आप ये तो डिसाइड करो। यही नहीं मालूम कि कौन क्या बेच रहा। दूसरी बात है कि एक पैरामीटर जैसा गुजरात वालों ने किया कि 3.5% ट्रैश, 29 mm, वैसा एक कोई भी कंडीशन लागू करने के लिए CAI ने भी एक कम से कम खुद का फॉर्मेट देने को ना कि ये कॉटन की क्वालिटी है, इसका रेट ये है, ये कटिंग है, उसका कटिंग का कोई पैरामीटर नहीं। कोई 300 काट रहा, कोई 500 काट रहा, कोई 1000 काट रहा, जिसके मन में आया वो कर रहा। जब तक ये पूरी चीज़ें क्लियर होंगी नहीं तब तक ये वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट चल नहीं सकता। ये जो बात है इसके लिए पहले अपन बैठ के सब लोग विचार करो। आज भी इतना बड़ा मंथन का है कि यहाँ पे कि क्या बेच रहे, क्या कंडीशन में दे रहे, क्या होने को ना, उसकी पेमेंट टर्म्स कहीं 15 दिन है, कहीं 10 दिन है, कहीं 12 दिन है। ये भी तो एक होना ना उसमें कि कम से कम एक जगह एक चीज़ लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कोई भी चीज़ का बनाने के लिए उसका पैरामीटर और उसका बाद में जो डिडक्शन है वो फिक्स होना, तो ये चल सकेगा, नहीं तो चल नहीं सकता। वन सीड तो होता ही नहीं पूरे दुनिया में, एक ही इंडिया में सब सीड अलग अलग। ये बात की शशिकांत शर्मा फ्रॉम कंसर्न इंडिया लिमिटेड भीलवाड़ा।
मैं भी ये चाहता हूँ कि भाई वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और मैं मोहता जी की बात से भी सहमत हूँ। वैसे ऑल इंडिया में अभी कोई अलग अलग क्वालिटी तो है नहीं, सब जगह ऑल इंडिया में बीटी कॉटन है। तो पैरामीटर तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो सारा पैरामीटर नक्की ही होगा, रेट नक्की होगी, उसी हिसाब से वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट और डिडक्शन का भी स्टैंडर्ड नक्की हो जावे। कोई FR भी चलता है, कोई स्पोर्ट का भी चलता है, तो सारा सब एक चीज़ अगर ऑल इंडिया में फाइनल हो जाए तो जिनर के लिए भी अच्छा है, बाहर के लिए भी अच्छा है। दूसरा ये मिक्सिंग का भी चलता है, भाई कल आज साहब बोल रहे थे कि भेड़ बकरी भैंस सब का एक जगह मिक्स करना, वो भी बंद हो जाए, तो ये काम एक ऑल इंडिया लेवल पे होना चाहिए। थैंक यू। खूब आभार। अभी जो नहीं बोले थे उनको कुछ कहना है? सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट, हम अभी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझना है कि ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। हम सब कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। ऐसा कोई बिजनेस आज कॉटन में नहीं हो रहा है जिसमें कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा हो। तो कॉन्ट्रैक्ट पे तो काम हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन बहुत बार हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं जो हमारे समझ में नहीं आता है। जैसे हम फ्लैट खरीदते हैं तो 27 पेज का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, हम सिर्फ फ्लैट नंबर और हमारा एड्रेस चेक करते हैं, बिल्डर ने अंदर क्या लिख दिया बहुत बार हम नहीं चेक करते और बाद में पछताते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हों जिनकी टर्म्स कॉमन हो सभी के लिए। तो जब आर्बिट्रेशन के लिए आएगा, क्योंकि मैं CAI की आर्बिट्रेशन कमेटी में भी हूँ, तो जब ये आता है तो हम देखते हैं जिनर को कुछ पता ही नहीं और क्लेम है 1 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, जिनर ने ईमेल पे कुछ करस्पॉन्डेंस भी किया हुआ है, लेकिन उसका क्या असर हो सकता है ये उसको जरा भी अंदाज नहीं है। तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पहले कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जो आपके सबके समझ में एक बार में ही आ जाए कि हाँ ये नेशनल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का होता है। उसके अंदर बायर सेरल बोले कि हम 26 mm का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 mm होगा, 3.2 माइक का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 3.2 माइक होगा, 8% ट्रैश का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो 8% ट्रैश होगा। कॉन्ट्रैक्ट में आप जो लिखने वाले हैं उसको हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे QCO आने वाला है, आगे BIS आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अपने दरवाजे पे खड़ा है, आने ही वाला है। तो हम उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट से समझने की कोशिश करें तो अब बात आती है लेबोरेटरी की, कि लेबोरेटरी का डिस्प्यूट कैसे सुलझाया जाए। तो QCO में रजिस्टर्ड लेबोरेटरी सब होंगी, उनको NABL एक्रेडिशन कंपलसरी है और ऑल इंडिया का एक राउंड ट्रायल टेस्ट होगा जिसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि सभी लेबोरेटरी को एक कॉमन सैंपल दिया जाएगा, उन सभी के रिपोर्ट लिए जाएंगे और वो वेरिएशन कितना है वो नापा जाएगा और उस हिसाब से उनमें सुधार किया जाएगा। तो ये प्रयास भी उसमें चल रहा है। तो हम उसके साथ में सिंक, जैसे ये बहती गंगा है उसमें अपने को प्रवाह के साथ में ही चलना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीज़ें आएंगी, लेकिन जो अपने हाथ में है वो है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट आधा समझ के, नहीं समझ के या नहीं एक्सेप्ट करके भी साइन करते हैं वो हम अगर समझ के साइन करें, हमारी सम्मति से वो डिज़ाइन हुआ हो तो वो कैसा माहौल हो। तो ये वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट किसी भी स्टेट में होगा, उसके पैरामीटर को कोई नहीं चेंज कर सकता है, पर उसमें जो टर्म्स कंडीशन है, जब आप आर्बिट्रेशन के लिए कोई केस जाता है तो कॉमन टर्म्स पे साइन किया होगा तो कोई बायर आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, कोई सेलर आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। तो सहूलियत ब्रोकर के लिए सबसे पहले होगी कि बायर सेलर समझा मैं तो ये नहीं समझा था या मुझे लगा था तुमने उस तरह सौदा किया है, तो नुकसान सभी को हो रहा है। तो सम्मति यहाँ पे लाने की कोशिश हम कर रहे हैं, पहले होना चाहिए। और जो बहुत बर्निंग इश्यूज़ है, आप अगर बताएंगे कि ये बर्निंग इश्यूज़ है, जैसे लैब का मालूम पड़ा, पैरामीटर का मालूम पड़ा, वर्धमान वालों ने ये बताया कि कोई पर्टिकुलर क्वालिटी में क्रिटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है, जैसे ELS होता है, अगर DCH खरीदेंगे तो 35 के बदले 33 आ गया तो 200-500 का डिफरेंस नहीं होता है, वो 2-5 हज़ार रुपये का 10,000 रुपये डिफरेंस हो सकता है, वो सब समझ के ही उसको करना है। तो यहाँ पे समन्वय, क्योंकि सिर्फ 2-3 मिनट है तो ये लाने की कोशिश है। अगर ये होगा तो ये सब इसका एक पार्ट होगा और इसका ड्राफ्ट CI के अंदर हम बना के आप सबके साथ शेयर करेंगे। आपकी सम्मति होने के बाद ही हम
कोई चीज़ सरकार को बताएंगे। पहले तो ये कंसेंट लेना है कि होना चाहिए और ये होने से अपने को कोई लाभ होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो जिन्होंने नहीं बोला था उनके कोई व्यूज़ हो तो आप शेयर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपकी राय क्या है? समझो हम पैनल पे बैठे इसलिए हमारी राय के आपकी भी राय होना चाहिए। हेलो, मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो व्यापार हो रहा है आज बहुत बड़े क्वांटम में हो रहा है, बहुत बड़े रकम का हो रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं लेखा जोखा होना चाहिए। कहीं राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो दोनों के लिए भी सरल होगा, चाहे बायर के लिए चाहे सेलर के लिए। लेने वाले को क्लियर हो जाएगा, बेचने वाले को क्लियर क्या लेना है क्या बेचना है, तो होना चाहिए। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज़ आपका नाम बताइए तो मैं इरफान खोजे, इंशा कोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड नरखेड़ से हूँ। वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली होना चाहिए, बट उसमें एक डिफरेंट वेराइटीज़ होती है, डिफरेंट एरिया के हिसाब से, और डिफरेंट हमारे स्पिनर के साथ में बार्गेन्स होते हैं, जिसमें लेंथ होती है, मॉइस्चर होता है। ये कंडीशन तो अंडरस्टैंडिंग है मिलर की और स्पिनर्स की, जिनर्स की। बट अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें कटिंग का क्राइटेरिया क्या है, डिस्काउंटिंग का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो पूरे इंडिया में एक होना चाहिए। कोई एक पॉइंट माइक कम आता है तो 300 रुपये काट रहा है, कोई 500 काट रहा है, कोई 1000 भी काट रहा है, तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है। तो वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट में जो डिस्काउंटिंग पैरामीटर्स है, वो डिस्काउंटिंग पैरामीटर्स को डिफाइन करना चाहिए, जो कि हर सब ने इंप्लीमेंट करना चाहिए उस चीज़ को, ऐसा मुझे लगता है। गुड सजेशन एक्सेप्ट। सर, वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो अभी फ़िलहाल जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकर देते हैं, सबसे पहले तो सुधारना उसमें होनी चाहिए। क्योंकि सर अब हालांकि मेरे साथ अभी पंजाब में गर्ग में मेरा एक लॉट गया, 1050 गठान का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें 3 का ट्रैश का कंडीशन था। तो सामने वाले ब्रोकर ने हमें बोला भी नहीं कि डबल का पैसा कटेगा ट्रैश का, तो बिना बोले उन्होंने पैसा काट दिया। और वो भी कब काटा, जब मेरे को जीएसटी लेना पड़ता, 8-8.5 लाख रुपए मुझे लेना था, तो पूरे 8.5 लाख रुपए के उसने डेबिट नोट मुझे भेज दिए सर। तो ये सबसे पहले मेरा बोलना है कि जैसा पहले इसके बारे में होना चाहिए, वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये सॉल्व आउट होना चाहिए। तो ये सब छोटे मोटे मुद्दे उसके अंदर आ जाएंगे। आप उससे कंपेयर करेंगे वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट के कंपैरिजन में आपके ब्रोकर ने या बायर सेलर ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो उससे विपरीत तो नहीं है। अगर है तो आप उससे बात कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। मेरे ओपिनियन में वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट तो इंडियन कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बना के दिया ही है, तो वाई वी आर प्रोलॉन्गिंग दैट सब्जेक्ट। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बना के दिए ही है, तो वाई वी आर टॉकिंग ऑन दिस। दूसरी बात, ये जो हम पंजाब में मंड चलता है, महाराष्ट्र में खंडी चलता है, उधर वो गुजरात में 20 kg का कपास चलता है, ये सबको तोड़ फोड़ करके हमने क्विंटल से 1960 की सिस्टम है और 2023 में भी हम सुधरे नहीं हैं। 1960 की सिस्टम है डेसिमल पॉइंट की, और हम अभी भी कोई क्विंटल पर करता है, कोई 20 kg पर करता है, कोई मंड पे करता है, और हम खंडी पे करते हैं। तो मेरा ये सजेशन है मंच को कि इस पर जोर दें कि सभी लोग पूरे इंडिया में क्विंटल तो करो कम से कम। कॉटन सीड हो, गांठ हो, चाहे कपास हो, हर चीज़ का जो इसका मेजरमेंट का अनुमान है वो क्विंटल का होना चाहिए। नो मन, नो खंडी, नो केजी। वहाँ 20 kg चलता है गुजरात में। थैंक यू। सभी का आभार। और कुछ कहना है किसी को? पूछ रहा हूँ मैं, उन्हीं को पूछ रहा हूँ, कुछ बोलना है? हेलो, मुझे ऐसा लगता है अभी कॉन्ट्रैक्ट तो वन नेशन होना ही चाहिए, पर उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट
थोड़ा जो आई थिंक जो थोड़ा बहुत लाइटली ले रहे हैं कुछ लोग, वो है पेमेंट। पेमेंट में कॉन्ट्रैक्ट, अब हर एक मिल की, हर एक ट्रेडर की एक डिफरेंट पावर है ऑफ पेमेंट्स। तो कोई 10 दिन बोलता है, कोई 30 दिन, ये तो शायद हमेशा रहेगा बिकॉज एवरीवन विल हैव अ डिफरेंट फाइनेंशियल बैकिंग, बट दैट स्ट्रिक्टनेस इज नॉट बीइंग फॉलोड एट ऑल। I might say 30 days and then I'm doing it in 40 days. They are not, जिनर्स भी थक गए हैं बोल के, पर आई थिंक ये पेमेंट में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लाना बहुत ज़रूरी है because mills and traders, whoever are doing this, are taking this very lightly. And jinners and brokers, as us brokers, we are facing a lot of problems where the jinner is not wrong because he's putting in so much money and so much hard work that this payment has to be taken more strictly, and if the contract has to be acceptable and he has to pay up. हिंदी में बोलिए। तो वो बेसिकली जिनर परेशान हो गया है कि 30 दिन का 40 दिन पेमेंट आता है, 10 दिन का 12 होता है, वो 12 क्यों हो रहा है, 2 दिन भी क्यों आगे हो रहा है। तो पेमेंट में बहुत लाइटली आप जिनर्स भी ले रहे हैं। इस चीज़ पे अपने सबको खड़े रह के, हमारे ब्रोकर्स के साथ आपको थोड़ा हमको सपोर्ट दे के, ऐसे मिल्स को आप माल मत दीजिए या ट्रेडर्स को जो पेमेंट लेट कर। वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर पैरामीटर सारी चीज़ की क्लियर रहना चाहिए कि माइक में कितना कटेगा, मॉइस्चर में कितना कटेगा, ट्रैश में कितना कटेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में सारी चीज़ें क्लियर रहना चाहिए। कुछ चीज़ें क्लियर होती नहीं, कोई मिल वाला 1 पॉइंट माइक कम आया तो 500 काटता है, कोई मिल वाला 1000 काट देता है। ये सारी चीज़ क्लियर होना चाहिए, मेरा ये कहना है। और ये काम है सारा ब्रोकर्स लोगों का, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उनका काम है हर चीज़ क्लियर करना किसी मिल वाले की। ये बात ये जो कमिटमेंट आपने कॉन्ट्रैक्ट में किया है कि ये पैरामीटर सप्लाई करना है, तो कायदे से मिल को वही पैरामीटर जाना चाहिए। मिल को पैरामीटर कम ज़्यादा आते हैं ना, मेरे घर में थोड़ी बन रही, किसी के जिनर के घर में थोड़ी बनती है। हेलो, घर में नहीं बनती, पर फिर बेचते समय अपन तो कंडीशन में एग्री करते हैं ना कि मैं 29.38 बेच रहा हूँ, नहीं या तो फिर उस समय बोलना कि मैं पैरा। मनीष भाई, बस यही बात हमें समझनी थी कि जब तक ये, हाँ राजकुमार जी लास्ट वर्ड, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो देखने में आया पिछले 5-10 साल में, अभी तक के मैंने कभी इतने बरसों से जो रुई के अंदर थे 25-30 साल में, चाहे पहले फेडरेशन का ज़माना चला 1997 से, बाद में CCI आई, फेडरेशन के बाद में फिर CCI फेडरेशन, फिर प्राइवेट आई, ये चला। जब से बोलबम आया तब से मिल वालों का, एक मैंने बायर का देखा है थोड़ा सा बायस्ड व्यू, कि उनको कहीं ना कहीं कटिंग करनी है। अभी उन्होंने जो 4 से 5 साल पहले जो निकाल दिया कि भाई RD वैल्यू का इम्पैक्ट कहीं नहीं आता है, लेकिन जहाँ जैसे ही उनको समझ में आया कि भाई यहाँ येलो टाच आ रही है या ये कुछ हो रहा है, तो उन लोगों ने कटिंग करना शुरू कर दिया और सबने एक्सेप्ट किया, किसी ने रिवोल्ट नहीं किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है सेलर चेन से, कि वो जो बायर कुछ भी कर लेता है तो हम इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम रिवोल्ट नहीं करते। हमको ऐसा लगता है यार ये ऐसा कर लेगा तो हम हमारा माल कहाँ बेचेंगे। अरे आप कहाँ बेचेंगे नहीं, वो कहाँ से लेगा, ये आपको सोचना है। मेरा ये कहना है, हमको हमारी, अभी आपने देखा लास्ट ईयर फार्मर कैसे एक होकर के आपको कैसा कपास जितना चाहिए था उतना ही लाया, आपको उनके घर जा कर के लाना पड़ा। वैसे ही यदि आप अपनी शर्तों पर माल बेचना जिस दिन शुरू कर देंगे, बायर को अपने आप आपकी कंडीशन माननी पड़ेगी। ऐसा मेरा कहना है। आपको एक होना जरूरी है, जैसे फार्मर ने अपनी एकता बताई है, वैसे आप लोगों को, सेलर चेन को आपको एक होना पड़ेगा। बायर एक होते हैं, बायर की पूरी चेन मजबूत है, चाहे वो एक्सपोर्टर हों दो, चाहे मिल्स हों दो। नॉर्थ मिल्स, नॉर्थ की एसोसिएशन मजबूत है, साउथ में साउथ की है। एक साउथ मिल ने कहीं कुछ नया तरीके से कटिंग करना शुरू किया, बाकी की धीरे धीरे वो परकोलेट होकर के वो उसी चैनल पर आपको कटिंग करना शुरू कर देगी, ऐसा मेरा। और ये पिछले 5 साल के अंदर, नहीं तो RD वैल्यू का, राजन जी यहाँ पर है, शशिकांत जी यहाँ पर है, RD वैल्यू का क्या इम्पैक्ट आता है आपके ज्ञान में, मुझे जरा समझाएं।
कि आरडी वैल्यू का यदि ये होता है तो 74, अभी 75 की जगह 74 आता है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है आपके यान में। जी, राजकुमार जी ने जो गूगली बॉल डाला है, तो मैं अभी रंजन जी से कहूँगा कि वो उसको फेस करे और कैसे चौका लगाते या छक्का लगाते। मैं कोशिश करूंगा मनीष जी। रुंगटा जी ने जो क्वेश्चन रेज किया है ये ठीक कह रहे हैं, मतलब जो आरडी का अगर इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो पिछले 4-5 साल से आया है, बट अगर आप इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट्स के अंदर उसको हम कलर ग्रेड बोल दें, ग्रेड बोल दें, ये कई सालों से चल रहा है जी। इंडियन कॉटन के अंदर आरडी का जो एक टर्म्स एंड कंडीशन का पार्ट बना है, 4-5 साल से बना है, और इनका नेक्स्ट क्वेश्चन था भी उसका इम्पैक्ट क्या आता है। देखिए आरडी का अगर कोई एक आधी आरडी ऊपर नीचे है तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, बट अगर आरडी का डिफरेंस ज़्यादा है, 2-3 आरडी का डिफरेंस है, तो इसका सर्टनली इम्पैक्ट आता है। 2 जगह इम्पैक्ट आता है रुंगटा साहब। 1, उसकी जो डाइंग कॉस्ट है यान की या फैब्रिक की, जो डाइंग कॉस्ट है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। और सेकेंडली मेरा पर्सनली मानना है, जब हम कहते हैं आरडी, लेटर से एक कॉन्ट्रैक्ट हमने किया सेम पैरामीटर एवरीथिंग सेम 75 आरडी, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया अदर पैरामीटर सेम 72 आरडी, तो मेरा पर्सनली मानना है उसमें खाली आरडी का डिफरेंस नहीं होगा। हो सकता है कि आपकी मशीन पैरामीटर दिखा दे, बट जो वो यान कॉटन चलेगी स्पिनिंग प्रोसेस में, दोनों के अंदर बहुत फ़र्क आने वाला है सर। मतलब आप बिलीव कीजिए, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई, इट एक्चुअली गिव्स डिफरेंस। सर मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, टेक्निकली यू आर राइट, बट द थिंग इज दैट आरडी के साथ में जैसे आपने कहा कि कलर ग्रेड जो है 31(1), इंटरनेशनल कॉटन के अंदर जो है 31(5) तक के एक्सेप्टेड है, 41(1) के अंदर वहाँ से डिस्काउंटिंग शुरू होती है, राइट। उसके बाद में आपका प्लस भी जो है वो मायने रखता है कि इतने से इतने बीच के अंदर होना चाहिए। तो यदि हमारा ये कहना है कि यहाँ हम थोड़ा बायर चैनल से हम वो चाहते हैं कि वहाँ वो ट्रांसपेरेंट हो करके हमारे सेलर्स की जो चेन है उनको उसमें लूप लाइन में लेके आए कि भाई यदि आपकी आरडी वैल्यू सपोज 73 भी है, लेकिन प्लस बी का रिफ्लेक्टेंस वैल्यू आपका 9 है या 31(5) एंड बिलो है, अब यानी ये है, तो आपका पैसा नहीं कटेगा। मेरा सिर्फ वो है, थोड़ा सा वो करेक्शन हम चाहते हैं। वो सर कर सकते हैं, जो आप कह रहे हैं वो डिस्कशन की जा सकती है, उसको कोई रूल आउट नहीं कर रहे, डिस्कशन की जा सकती है। बट आपका जो क्वेश्चन था कि अगर आरडी गिरती है तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता, मैं फ्रेंकली उससे डिफर करता हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है हमारी स्पिनिंग कॉस्ट में, डाइंग कॉस्ट में डिफरेंस आता है उसमें। सर आरडी वैल्यू में आएगा, मैं उसमें आई डोंट वांट टू, यानी मींस आई एम नॉट आर्ग्यूइंग अबाउट इट एंड आई हैव नो सेकंड पॉइंट इन दैट, लेकिन आरडी वैल्यू के साथ में यदि रिफ्लेक्टेंस वैल्यू आपकी जो प्लस बी जो है यदि वो अप हो जाती है, अबाउट 10 आती है, तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। लेकिन अभी क्या हो रहा है सर, अभी सब मेरे जीनर्स भाई एग्री करेंगे, अभी सपोज 75 आरडी पर हमने माल बेचा किसी को भी, वहाँ यदि 74 आ जाता है, खटाक देने से 300 से 500 रुपया खंडी का सीधा छुरा लग जाता है वहाँ पर। नहीं वो देखिए सर, ये चल रहा है सर, और ये सब परेशानी सबकी हो रही है हम लोगों को। जी राजकुमार जी, पॉइंट नोटेड एंड थैंक यू रंजन जी फॉर योर काउंटर। मनीष जी एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ सर, आपने बोला कि ये 5 साल के अंदर आरडी का हुआ, 5 साल पहले भी मिलें चलती थी, जब हाथ से कॉटन देखते थे तब आरडी का प्रॉब्लम नहीं आता था, जब आपका कपड़ा वही प्रीमियम में बिकता था, उसी पैरामीटर पे बिकता था, ये आज प्रॉब्लम क्यों आ रही? नहीं देखिए साहब, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी सर, कि जो आज से 10 साल पहले जो चीज़ एक्सेप्टेबल थी, आज शायद वो नहीं एक्सेप्टेबल है। जो फॉल्ट्स 10 साल पहले एक्सेप्टेबल होते थे कपड़े में या किसी भी चीज़ में, वो आज शायद बायर नहीं एक्सेप्ट करता। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, उसके साथ साथ जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं रिटेलर्स की, ब्रांड्स की, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो रही हैं। सर अभी मैं देख रहा हूँ कि 35% वेस्टकोस्ट ब्लेंडेड करके हर जगह कपड़ा बिक रहा, उसके अंदर मिक्सिंग हो रही है, बांग्लादेश का पैटर्न हो गया कि उसके अंदर 35% वेस्टकोस्ट, और वो बोलते इसमें डाइंग में तकलीफ ही नहीं है, वो कपड़ा सरी का। चंदू भाई मैं जो बात बोलता हूँ डागा जी सुनिए आप। नहीं चंदू भाई बराबर है, पर क्या कि इसका सबका इम्पैक्ट ब्रोकर पे आता, क्यों आता है? ब्रोकर का कभी काम समझता नहीं, 500 काटे वो बोलता है तुम ये लाओ,
पहले 1.5 साल बाद मजदूरी लेता, इसका इम्पैक्ट बायर पे आवे, सेलर पे आवे, वो चंदू दूसरे दलाल के जी जी बात नोटेड। और एक मिनट समय है और किसी का लेना, 2 जन है, आप देख लीजिए। सर मैं शहजाद अहमद कुरैशी, JSQ जिनिंग फैक्ट्री अंजनगांव। मैं ये बोलना चाहता सर कि ये कल से आज सब सुबह से क्वालिटी के ऊपर बात चल रही है। दरअसल ये घूम फिर कर जो सब बातें हैं तो जीनर के ऊपर लागू हो रही। तो दरअसल जीनर इसके अंदर मतलब ऊपर से ये आप लोगों ने ये करना चाहिए भाई हमारे जीनर भाइयों के सपोर्ट में कि भाई जो किसान माल बेचता है वो हमको अलग अलग नहीं बेचता। वो जो किसान अगर तेज़ी आई तो वो बोलता है भाई फरदड़ सुपर सब हमारा एक भाव में लेके जाओ, और जीनर लेते भी है और व्यापारी लाते भी, नहीं लेते तो वो देता नहीं है। अब ये जो क्वालिटी इसकी बनेगी तो ये आप लोगों ने जीनर के ऊपर मेहनत करने के बजाय भाई फार्मर के ऊपर मेहनत करना चाहिए। गवर्नमेंट ने बोलो या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने गवर्नमेंट को ऐसे सुझाव देने चाहिए कि भाई आप फार्मर के ऊपर वो क्वालिटी मेंटेन करने के ऊपर कि भाई फरदड़ अलग सुपर अलग। नोटेड, आपका पॉइंट नोटेड। और यही बात से समापन करेंगे। और सर इसमें ये होता है क्या घूम फिर कर जैसा कहीं भी मिल में अगर कोई कुछ सॉल्यूशन है आपके पास तो हाँ बता रहा हूँ ना सर जी। अगर इशू आता है तो भाई इसमें जीनर कोई क्वालिटी तो कम ज़्यादा आती है ना सर, तो इसमें मिल वालों की तरफ से ये होना चाहिए कि भाई कोई मिल वाला 1 पॉइंट कम आया तो 1000 काट ले रहा, कोई 2000 काट ले रहा। जैसा चंदू बाबू बोल रहे एक RD के कोई 100 रुपये पॉइंट काट रहा, कोई 200 रुपये पॉइंट काट रहा, नहीं तो बोलता चलता ही नहीं। तो मेरा बोलना ये है सर कि जीनर के घर में तो ये सब चीज़ें मतलब जीनर तो ये बना नहीं रहा ना, ये तो नेचुरल एक चीज़ है, वो सब उसको खरीद रहे और अपनी अपनी क्वालिटी बना रहे। ब्रांडिंग होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मगर सर इसके ऊपर कुछ मिल वालों की भी बंदिश होना चाहिए ना कि भाई क्या कटेगा। एक तो मिल सभी के लिए है ना, मिल वाले क्या सर जीनर को एक तो लेजर देते ही नहीं, और जब वो GST मांगता है जैसा हमारे भाई ने बोले तो तेरा पैसा वही कट गया। कॉन्ट्रैक्ट में तो था कि भाई 100 रुपये पॉइंट कटेगा और लेजर आ रहा तो 300 रुपये पॉइंट से कट रहा। तो सर ये सब चीज़ों के ऊपर भी आपका होना चाहिए। नोटेड, बस ठीक है, यही बात थी। और मैं सिर्फ एक ही सेकंड लूँगा, मुझे मना किया गया, लेकिन आप एक बाद में बोल दीजिए जो बोलना। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि मुझे ऐसा लगता है, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं सबसे शायद छोटा ब्रोकर हूँगा आज, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये आखिर जो है सारा गरज पे आके लैंड हो रहा है। सब स्पिनर्स गलत नहीं हैं, सब जिनर्स भी गलत नहीं हैं, या सब ब्रोकर्स भी गलत नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब 200 रुपये के लालच में कोई जिनिंग वाला कोई स्पिनिंग वाले को माल दे देता है जिसका रेपुटेशन शायद A के बदले B है, तब ये सब प्रॉब्लम्स होती है। अगर हम वो ब्रोकर्स के डायरेक्शंस के हिसाब से अगर जिनर्स वो डिसीजन लेते हैं कि आज मान लो वर्धमान का बाइंग है और उसके सामने एक XYZ मिल का बाइंग है, तो ऑब्वियसली भाव में फ़र्क रहने वाला है। अगर बड़ा ग्रुप है, रेप्यूटेड ग्रुप है, तो उसके भाव शायद 200 रुपये कम रहेंगे। तो हमको वो कॉल लेना है कि हमको वो रिस्क लेना है या नहीं लेना है, जहाँ ये सब वेरिएशंस पॉसिबल है। हम अगर उनके ब्रांड को वैल्यू करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे ब्रांड को भी कोई वैल्यू करेगा। बस उतना ही मैं बोल के मेरे 2 शब्द समाप्त करूँगा। थैंक यू। सभी की बातें बहुत वैलिड थी। आप अपने अनुभव से बोल रहे हैं, कोई पेन से बोल रहा था, कोई एक सजेशन के हिसाब से बोल रहा था। पर एक दो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा एक टेक्सटाइल इंजीनियर होने के हिसाब से, कि कपास का वेरिएशन पहले भी था, अब भी है, लेकिन इतना वेरिएशन पहले कभी नहीं था जितना अब है। पहले हम 8, 10, 15, 20, 25, 600, 800 कपास की वैरायटी से लड़ते थे, अभी 1500 वैरायटी से लड़ रहे हैं। तो जिनर का चैलेंज और फार्मर का चैलेंज यहाँ और बढ़ जाता है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि जिनर और फार्मर में थोड़ा और कनेक्शन रहे, जो हमने कल बनाने की कोशिश की इस मंच के ऊपर। आप फार्मर को थोड़ा गाइड करो, आप फार्मर को सजेस्ट करो क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है। फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लो, आपको जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी अपनी फैक्ट्री है। कुछ फार्मर्स हैं जो आपके आसपास रहते होंगे, मंडी होगी कोई आसपास, वहाँ पे APMC और जिनस का ये दायित्व अगर वो ले लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा गैप कम हो सकता है। यही बात जिनर और स्पिनर के बीच में हो सकती कि RD में डिफरेंस हमें किस तरह दुख दर्द देता है। पहले ये इशू नहीं था, लेकिन पिंक बॉल आने के बाद आया है, और इनके मशीन्स की स्पीड भी पहले से 8-10 साल में 3 गुना बढ़ गई है, तो इनका भी रिस्क बहुत बढ़ गया है। पर ये आपको नहीं सब कुछ बताते होंगे या बता सकते होंगे। तो ये अगर अवेयरनेस प्रोग्राम अगर एक साथ में
मिल के आप कभी एक मंच पे एक एनुअल इवेंट, मैं वर्तमान और कंचन और वेल्सपन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक एनुअल इवेंट आपके सप्लायर की ले लीजिए, उसमें आप ये इश्यूज हाईलाइट कर दीजिए। हमारे लिए ये सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। कोई मिल के लिए ग्रेड हो सकता है, कोई मिल के लिए ट्रैश हो सकता है, कोई मिल के लिए वेरिएशन हो सकता है, ये सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। और ये हम चाहते हैं कि आप इसमें इस तरह इम्प्रूवमेंट करोगे तो हम आपसे क्रूई खरीदना चालू रखेंगे। प्रीमियम दीजिए, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन प्रायोरिटी तो दीजिए। और यही वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा है, सब एक लेवल पे आए, आपके सबके मुद्दे नोटेड हैं, और जो जो वेरिएशंस हैं, जो जो डिडक्शंस हैं, कुछ प्रीमियम मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये जब हम कॉन्ट्रैक्ट मेल करेंगे एसोसिएशंस को, इस पे सभी पे विचार ऑलरेडी हुआ है। और आज के जो मुझे विचार मिले हैं वो भी मैं अपने बोर्ड को उसका फीडबैक दूंगा। ब्रोकर्स के लिए ये क्रिटिकल है, आप समझ के चलो, ना आप इधर बोल पाओगे ना आप उधर बोल पाओगे, न इनकी बात को आप झुटला पाओगे ना उनकी बात को झुटला पाओगे। दोनों अपनी अपनी जगह पे जिनर और स्पिनर सही है, क्योंकि दोनों को पहले जैसे मार्जिन मिलते नहीं है, न वो 30 से लेकर 100 रुपये के मार्जिन अभी पर किलो रह गए हैं स्पिनर के लिए, ना 1500 से 3-4 हज़ार रुपये की कोई मार्जिन अब जिनर के पास रह गई है। तो दोनों बॉर्डर लाइन पे कट टू कट चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा भी दुख दर्द होगा तो उसको बहुत मैग्नीफाई करके वो आपको बताएंगे। इसके लिए भी वन कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है। ब्रोकर्स के लिए सभी का खूब खूब आभार, आप इस मंच के सहभागी रह गए, आपने सबने अपने अपने व्यूज़ बताए। और मेरी तरफ से मैं समापन करते हुए एक मिनट मनीष जी, ये सब ब्रोकर लोगों ने, अकोला ब्रोकर एसोसिएशन ने जो ये कॉन्फ्रेंस रखा, इसमें काश्तकार से लेके अकोले में काश्तकार से लेके फाइवर से लेकर आखिरी तक स्पिनर है, जिनर है, सभी ने मुझे राजू रुंगटा जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली और उसी बात के ऊपर मुझे टॉपिक करना था कि जैसा इस साल काश्तकार ने ठहरा लिया, आज भी 10% माल काश्तकार के घर में। आप सभी लोग वर्धमान के साहब बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग सीसीआई से, आपने सीसीआई और फेडरेशन में बहुत सा काम किया है, सीसीआई से फेडरेशन से जब आप माल पूरा लेते हो, बहुत सा आधा माल गंदा ही रहता है। जितना माल हम अच्छा बनाते हैं उतना फेडरेशन का सीसीआई का अच्छा नहीं बनता। फिर भी आप उसको पूरा पेमेंट देने के बाद उसका माल उठाते। हम भी काश्तकार से पूरा पेमेंट देते तभी हमारे जिनिंग में माल आता है। हमने भी ये ठहराना चाहिए कि हमारा माल पूरा पेमेंट आने के बाद ही, मैंने इसी साल ऐसा किया, मैंने गए साल को मेरा 50 से 55 लाख रुपए कट गया। इस साल मैंने ऐसा ही किया कि जो माल में मैं 58,000 है तो मैं 300 रुपये कम, 500 रुपये कम दे देता था। लेकिन पेमेंट गाड़ी का काटा भी यहाँ पे ही होगा, पेमेंट आएगा बाद में गाड़ी जाएगी। ऐसा अपन ने सबने ठहरा लेना चाहिए। और ब्रोकरेज को भी मेरा कहना है, आपको भी डायबिटीज बढ़ जाएगा, हमारा सबका डायबिटीज बढ़ा हुआ है, आपका ब्रोकरेज लोगों का भी डायबिटीज अगर कम करने का है तो आपने ये ठहरा लेने का कि भाई कैश पेमेंट ले, तुम्हारा भी हेडेक नहीं रहेगा। मैं अभी सुनील जी से बात कर रहा था, वो बोलते थे कि मैं कैश पेमेंट में देता हूँ क्योंकि 3 दिन में मेरी दलाली पक्की हो जाती। तुम कैश पेमेंट में दो, एक ही दिन में 12 बजे गाड़ी भर के गई, 1 बजे तुम्हारी दलाली पक्की हो जाएगी। मेरी बंटी भैया आपको कहना है शर्मा जी कि आप सब लोग, मोता जी आप भी ऐसे ही गिरेक पकड़ो, भाई माल ही नहीं दे रहे, कैश पेमेंट दो। नहीं साहब, माल जयसवाल जी एक जिनर नहीं देता, ऐसा रखो 100% अपना माल भी बेचे जाएगा। क्योंकि माल ही अगर काश्तकार ने नहीं दिया, अपन ने क्या किया, 15-15 दिन तक अपना 500 का प्रोडक्शन था तो 200 में ही चलाना पड़ा। वैसा ही अपन ने देना नहीं, इनको लेना ही पड़ेगा कोई भी हालत में। इसीलिए अपन ने सबने ऐसा करना चाहिए। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस काश्तकार का, शेतकरी का मुख्य अपना व्यवसाय का जो आत्मा है वो शेतकरी है, उनका कल मनीष जी डागा ने यहाँ पे काश्तकार लोगों को बुलाया और आपने सम्मान किया। इसके लिए मैं सब लोगों का आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे भी बुलाया, मैं आप सब विदर्भ का आभार व्यक्त करता हूँ। 1 मिनट उधर देना। भाऊ ने जो बात बोली कि एडवांस पेमेंट देकर, अभी इसने बोला था कि जो 30 दिन बोल के 60 दिन मिल पैसे नहीं दे रही, तो एडवांस पेमेंट देने वाली मिल है कितनी इंडिया में, आप उंगली में गिन के बता सकते हो। सीसीआई के नहीं, सीसीआई के टाइम ट्रेडर करता है काम, मिल डायरेक्ट ले ही नहीं सकती हर मिल के बाद। यहाँ एक अपॉर्चुनिटी बताता हूँ आपको। एक मिनट। यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है, सीसीआई को क्यों लोग देते हैं। सीसीआई ने क्या किया, पहले माल प्रोक्योर कर लिया, उसके बाद उसके टेस्ट रिपोर्ट निकाल लिए, उन्होंने रिपोर्ट शेयर कर लिए,
इंपोर्टर्स क्या करते हैं, वही करते हैं। आप एलसी खोल देते हैं, यहाँ पे सीसीआई कर देते, तो एसोसिएशन मिलके आप ये क्यों नहीं कर सकते? आपके जो जिनर मेंबर्स है, आप उनके एक बेल बैंक बनाओ, आप उनके रिपोर्ट्स लाओ, रिपोर्ट मिल वालों को भेजो, मिल वालों को ऑफर देने दो। और अगर आप अगर स्टैंडर्डाइज कॉटन का अगर आप एश्योरेंस करोगे तो फिर मिल वाले भी सोचेंगे इसके बारे में। तो ये ऑप्शन हमें पॉजिटिव सेंस में देना चाहिए, तो अब इसका समापन मेरे ख्याल से बिल्कुल हमें करना चाहिए। ब्रोकर के लिए खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर कॉन्ट्रैक्ट से पहले, हर कॉमन नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से पहले बायर सेलर खुद ब्रोकर से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। थैंक यू। ये अभी यहाँ समापन नहीं है, ये ओपन सेशन में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी फीडबैक मंच से, मतलब दर्शक दीर्घा से आ रही हैं। तो हम आप सब लोगों के सुझाव लेना चाहेंगे, इसलिए इसको ओपन फोरम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि माइक ज़रा दर्शक दीर्घा में पहुंचाए। बोलिए सर। हेलो, नमस्कार, मैं नरेंद्र चांडक। सर, आज का डिस्कशन काफ़ी अच्छा है, कल रात का भी डिस्कशन काफ़ी अच्छा था। हर एक को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़, सारी चीज़ें समझ रही है। इनफैक्ट मैं ये आदरणीय मन से और सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम सब ने, जीनर्स तो हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन सब जितने भी बैठे हैं सब ने मल्टीनेशनल कंपनीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं क्या? दूसरी चीज़, CAI ने एक कॉन्ट्रैक्ट, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ईयर ही लॉन्च किया है, सिटी ने उसको एंडोर्स किया है और उसमें काफ़ी अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है। लिटिल बट डिफ़र है, कैलाश ने बोला कितने रुपए कैसे कटने चाहिए, उसमें ऑल चीज़ मेंशन है कि 0.74 आने तक 1 रुपया भी नहीं कटना चाहिए, 28.7 आने तक भी 1 रुपया नहीं कटना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, हम उसके पढ़ते नहीं हैं और हमको पढ़ाया नहीं जाता है, हमको बताया भी नहीं जाता है। ठीक है, हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हम जिनके एक फ़ोन पे लाखों करोड़ों रुपए का माल देते हैं, हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि हमको भी ये सिखाया जाए और ये बताया जाए। हमें ये रुई का धंधा हम बहुत इथिक से करते हैं, हमारे करोड़ों रुपए का माल न जानते हुए भी आदरणीय ब्रोकर्स लोगों के माध्यम से हम देते हैं, हमको उनका कुछ चीज़ें भी नहीं मालूम। ऋषि ने बहुत अच्छा किया है, हम लोग प्रेशर क्यों नहीं बनाते कि हमें टाइम पे पैसा मिला जाए, नहीं मिलता, कुछ कारण आता है, फिर हम लोग भी आप लोगों से कुछ न कुछ उम्मीद करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हार्ड वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं। आप कंसर्न हो हमारे लिए, थैंक यू। लेकिन इस पूरे होल चेंज में एक विश्वास नाम की एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पूरा रुई का विश्वास, रुई का धंधा हमारा टिका हुआ है। यह हमको जीनर्स को, ब्रोकर्स को और मिल वालों को या बायर्स को फॉलो करना पड़ता है। मल्टीनेशनल कंपनी बैंक से भी ज़्यादा हमको बांध लेती है, उनके टर्म्स कंडीशंस पढ़िए आप, मेरे सारे चीज़ों के सारे के टर्म्स कंडीशंस और कॉन्ट्रैक्ट नोट्स निकाल के अच्छे से पढ़े हैं। हमको इस तरीके से बांध लिया जाता है कि आर्बिट्रेशन के लिए भी उसमें कुछ जगह नहीं छूटती है। तो हमें ये पढ़ाया जाना चाहिए, हमें ये बताया जाना चाहिए एज ए जीनर्स पॉइंट ऑफ व्यू और ब्रोकर्स लोगों ने भी कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी लेनी चाहिए। और हम VCA के माध्यम से आप लोगों के सहयोग से एक मॉडल टर्म्स एंड कंडीशंस बनाना चाहते हैं जिसमें आप लोगों की सबकी सहयोग लगेगा, मिलर्स का, जीनर्स का और ब्रोकर्स का। और कोई? सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे अभी बताया चाणक जी ने, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया कि अगर आप मेंबर बनते हैं
तो ये सब चीज़ें आपको आर्बिट्रेशन के समय में या कोई डिस्प्यूट होगा तो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो वो एक नेशनल लेवल एसोसिएशन है, इसका मेंबर सभी को बनना ही चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। सर उसकी जो CAI की एंट्रेंस फीस है इट्स टू हाई। एक एंट्रेंस फीस उसकी एक आपको CAI की मैंने जो पढ़ा है उसमें 25,000 रुपये और उसके बाद में रिकरिंग 15,000 रुपये, 5,000 रुपये, 7,000 रुपये। काइंडली रिड्यूस दैट सो ऑर्डिनरी जीनर्स उसमें आए और एक जीनर का अलग फोरम उसमें बनाइए CAI में। CAI में आप जाएंगे तो 80-90% वहाँ पे सारे मिलर्स एंड ऑल बिग ट्रेडर्स है। वहाँ पे जीनर्स का एक फोरम बनाइए, आप जीनर्स के व्यूज़ लीजिए। आप यूनिलैटरल डिसीजंस ले लेते हो CAI में बैठ के, जैसे QCO इज नॉट ए सॉल्यूशन फॉर द क्वालिटी। और पीछे भाई ने ताली बजाई, प्लीज आप खड़े हो जाइए। कौन सा खड़े होकर ताली बजाई जिसने सेकंड लास्ट सीट में खड़े हैं, पीछे प्लीज आ जाइए। प्लीज 1 मिनट दीजिए। VCA बना के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कुछ छूट दी जाए। नीरू अंकल, मेरा नाम अल्ताफ मकानी। इनका बोलना जो था कि कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए जो फीस है वो एक्सेस है, वो बात उनकी सही है। दूसरी क्वालिटी कंट्रोल का जो आया है BIS का, वो हमारे को ना पता होते हुए भी आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, ऐसा बोल। मेरा नाम रितेश शाह, गोमती जिनिंग इंडस्ट्री वरुड में मेरा फैक्ट्री है। मेरा कहना था कि जैसे ये अरेंजमेंट किया आज कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन ने, बहुत ये अरेंजमेंट किया है और हम सब अभी बेटरमेंट के लिए बात कर रहे हैं, जीनर के पैसे कट रहे हैं, सब चीज़ें कट रही है, ये तो चीज़ हो रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि हम भी ये चाहते हैं कि ब्रोकर का एक भी रुपया हम ना काटे, और न काटने की वजह यह है कि हमारे पैसे कहीं ना कहीं काटे जाते हैं और सब रोज हम ब्रोकर पे निकालते हैं। शायद कुछ ब्रोकर की गलती होती भी होगी, कभी नहीं भी गलती होगी, तो डिफ़ॉल्ट होता है। और अल्टीमेट हमारे हाथ में क्या रहता है कि जैसे हम पैसे माल बेचते हैं तो पैसे लेना नहीं लेना वो देगा तो लेंगे, ये तो आर्बिट्रेशन की बात है या जो भी चीज़ें हैं। और हम ब्रोकर और हमारे इतने रिलेशन होते हैं कि अब ठीक है, वो बोलते हैं कि चलो एडजस्ट कर लो, हम एडजस्ट कर लेते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि पानी सर के ऊपर निकल जाता है और हम भी ब्रोकर के पैसे काटना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ब्रोकर के पैसे ना कटे, इसके एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो और ब्रोकर ने पे फॉलो करने के लिए कोशिश करना चाहिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट से काम हो कि बिल टू बिल अमाउंट पे आ जाए। जो बिल अमाउंट है उसमें एक भी रुपया डिडक्ट ना करते हुए आए, तो जो ना करते हम ब्रोकर को पैसे ईजिली दे सकते हैं। और हम क्यों ब्रोकर के पैसे साल साल भर नहीं देते हैं कि साल भर में 99 कॉन्ट्रैक्ट अच्छे हो जाएंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट बिगड़ गया तो हमारे हाथ में क्या रहेगा, यही डर रहता है। ये वजह से हम उनको कंटिन्यू पेमेंट नहीं करते साल भर में, जबकि हम भी जानते हैं कि उनको भी गरज है साल भर में एक बार पेमेंट देना, उनको भी हम क्वार्टरली देना चाहिए या हाफ ईयरली देना चाहिए। पर हमारा जो डर है इसलिए हम उनको पेमेंट नहीं देते हैं। तो हमारे बिल से बिल अगर पेमेंट आना चालू हो जाए तो इनको भी हम क्वार्टरली पेमेंट दे सकते हैं, हाफ ईयरली पेमेंट दे सकते हैं, जैसा भी चाहो। तो ये एक्चुअल इन्होंने सोचना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से अच्छा इम्प्लीमेंट हो और कॉन्ट्रैक्ट मुताबिक बिल मुताबिक पेमेंट आए। थैंक यू। रितेश भाई, जो आपने बात बोली मैं बिल्कुल सहमत हूँ उससे, पर बीइंग अ ब्रोकर का ये प्रॉब्लम होता है कि जिनर के अगर मान लो 10,000 गांठ एक ब्रोकर के थ्रू बेची, 9,900 गांठ का सौदा आराम से भुगत गया। एक लॉट में अगर कोई वांदा आया तो पूरे 10,000 गांठ की दलाली रोक के बैठ जाता है जिनर। एक लॉट में वांदा है तो एक लॉट का सर्विस का मत दो ना, आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो, कुछ करता है आदमी कोई, तो सौदा कंप्लीट होने का उसका तो पेमेंट आ जाता है, उसका पेमेंट करना ही पड़ता है ना ब्रोकर का। तो इसका मतलब ये कि अगर एक सौदा भुगत गया तो उसका तुरंत दलाली का बिल भेज देना चाहिए, क्या वो नहीं है ना। जिनर ने भी ये करना चाहिए कि जिस सौदे में अगर प्रॉब्लम है, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता, जब तक वो पर्टिकुलर वो लॉट का उतनी गांठों का वो कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट आप होल्ड कर सकते हो।
आपकी दलाली होती है एक लॉट की 7,000, 8,000, 10,000 जो भी गठन के हिसाब से, पर हमारा जो डिफॉल्ट होता है लाखों में होता है, इसलिए हम लोग 6,000 रुपए के लिए दलाल 30 लाख के लॉट की बीमा नहीं कर सकता, सर्विस देता है सिर्फ दलाल। हम भी नहीं चाहते, पर आप हमारी साइड में सोचो कि हमारे पैसे आना चाहिए पूरे। अगर दलाल के पास इतनी कैपेसिटी हो तो दलाली करता क्यों? नहीं, मैं दलाल पे दोष नहीं दे रहा हूँ, दलाल को दलाली मिले ये चाहता हूँ, और क्यों मिलना चाहिए, हमारी तरफ से क्या प्रॉब्लम, हम क्या सोचे वो आपको तक बताना चाहते हैं। दलाल ने कम्युनिकेशन प्रॉपर करना चाहिए। सभी दलाल भाइयों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन करो। जो सच है, मिल वाले को 7-10 दिन बोल के इधर 7 दिन बोल के ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो एक्चुअल चीज़ है वो ट्रांसपेरेंसी जितनी आप रखोगे उतना ट्रस्ट डेवलप होगा। आपके एक फ़ोन पे आज करोड़ों का माल जिनर बेच देता है, तो आपको अपना ट्रस्ट मेंटेन करके चलना चाहिए। हाँ, विकी भैया आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए ये ट्रेड जो हम लोग का जो कॉटन का ट्रेड है, इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स आना ही है। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल फाइबर है। किसी जिनर के हाथ में नहीं है कि वो क्वालिटी बना के दे जो मिलर चाहता है। सीज़न के शुरुआत में अच्छी क्वालिटी आती है, आप लोग अच्छा प्रीमियम देते हो और माल देते हो। सीज़न जब मिड सीज़न में आता है तो क्वालिटी वेरिएशन आना शुरू होता है, तब से डिस्प्यूट शुरू होते हैं। तो शायद कल इतने लोग नहीं थे, कल हम लोगों ने एक शाम में सेशन रखे थे विदर्भ कॉटन एसोसिएशन की तरफ से कि बेसिक चैलेंजेस क्या है जिनिंग इंडस्ट्री में। उसमें स्पिनर्स भी है, ब्रोकर भी है और जिनर्स भी है। तो उसमें जो मेन जो झगड़े की जड़ है वो पेमेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है पेमेंट, क्योंकि हम लोग कैश पेमेंट दे रहे हैं, आप लोग उधारी में हम लोग आपको माल दे रहे हैं। माल जाने के बाद में वहाँ पे कोई डिस्प्यूट आता है तो आप लोग हमें इन्फॉर्म भी नहीं करते हो, और जब 2 महीने 3 महीने बाद जब बैलेंस पेमेंट मांगने की बात आती है तब हमें मालूम होता है कि यार तो डेबिट आया, तुम्हारा आरडी कम आ गई, तुम्हारी लेंथ कम आ गई थी। तो मैंने कल सजेशन यही दिया कि विदिन 7 डेज आप लोग डिस्प्यूट को हमको बताइए, ताकि कहाँ गलती हो रही है हम सुधार सके उस चीज़ को। अगर हमारे एंड से गलती है तो डेफिनेटली हम सुधारेंगे। और मिलर की अगर देखो हम क्या कॉटन बना रहे हैं हमें मालूम है, अगर मिलर ने हमारा कोई पैसा काटा है और हमको लगता है कि वो जेन्युइन नहीं है तो हम उससे काम भी नहीं करेंगे। यही है इरफान भाई कि आपको सेटिस्फाई करे। अगर आपके माल में कोई तकलीफ आती है एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। बोलिए। तो हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं आती मिल की तरफ से कि क्या प्रॉब्लम है, हमारे पैसे क्यों कट रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन कब आती है? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब जीएसटी का बैलेंस पेमेंट मांगते हैं। गलत है। तो इसीलिए हमें जो अभी 1 नेशन 1 कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है उसमें यही चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए 10 दिन के अंदर। हाँ, 7 डेज के अंदर हमें आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। हमारे एंड से तो हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। एट दैट हमको माल आप ही को देना है, हमारे मिल वालों को देना है, हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन है नहीं। तो ये अगर हमें मालूम हो जाता है। और थर्ड चीज़ ये है कि जो पेमेंट आता है, अभी हम समझो कोई 15 सवाल कंडीशन में हमने माल दे दिया आपको, तो 30 लाख का बिल बना, जीएसटी का रोक दो आप 2 लाख रुपये जीएसटी, 28 लाख। अब 28 लाख में से 25 लाख रुपये आप दे रहे हो, 25 लाख पे डिस्काउंट काट ले रहे हो। अब उसमें से 3 लाख प्लस 2 लाख जीएसटी, 5 लाख बैलेंस कर दिए, वो 2 महीने बाद दे रहे हो जीएसटी भरने के बाद में, है ना। तो बेसिक अमाउंट, तो हमारा यही एक सजेशन कल था कि एटलीस्ट आप हमको अगर डिस्काउंट में व्यापार हुआ है तो जीएसटी छोड़ के जो अमाउंट है उस पर डिस्काउंट काटो और पूरा पेमेंट डाल दो, सिर्फ जीएसटी पहले होल्ड कर दो। और जीएसटी इनफ है, 5% अगर आप होल्ड करते हो और कोई क्वालिटी डिस्प्यूट भी आता है तो उसमें से आप डिडक्ट कर सकते हो। या कोई कैश में आप अगर बेच रहे हो तो कैश में जितना जीएसटी का अमाउंट उतना रोक दो, बाकी पूरा बिल टू बिल पेमेंट कर दीजिए। अकाउंटिंग में इजी हो जाएगा, कंप्लाइंसेस पार्ट इजी हो जाएंगे। अभी एक रिसेंट छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कोई लोग डेबिट जो रेस करते हैं उस पर जीएसटी काटते हैं, कोई लोग जीएसटी नहीं काटते। हमें ये पता नहीं होता कि हमारा डेबिट हो कितना रहा है, इसमें जीएसटी हमें बुक करना है नहीं करना है। कई लोग जीएसटी डेबिट में समझो 1 लाख का डेबिट हुआ, उस पर 5% जीएसटी काट लिया, 1,05,000 रुपये कर दिए। 5,000 रुपये हमारे पोर्टल पे दिखता भी नहीं हमें, और हम चेक भी नहीं कर सकते इतने माइन्यूटली। तो ये सारे कंप्लाइंसेस क्यों बढ़ा रहे हो? इसमें ब्रोकर लोगों को अब हमें जो तकलीफें आ रही है प्रैक्टिकल, जो ये जीएसटी के बाद ज़्यादा कंप्लाइंसेस होने के बाद में हम लोग को जो तकलीफ आ रही है, ब्रोकर ने मिल को बोल के ये सब थोड़ी 2-3 चीज़ें अगर स्मूथ कर दी ना तो डिस्प्यूट ही खत्म हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपने जो पॉइंट बोला बिल्कुल सही है कि अगर जिनर के माल में कोई तकलीफ है तो उसको इंटीमेशन हफ्ते से 10 दिन के अंदर एक टाइम फिक्स होना चाहिए उसमें कि 10 दिन के अंदर आपको इंटीमेशन आ जाए। उसमें आपको अगर ऑब्जेक्शन है तो आप उसको न्यूट्रल लैब में चेक करा सकते हो। उसमें जो है वो दोनों पार्टियों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सर जीएसटी का पेमेंट कितने दिन होल्ड कर सकते हैं? जीएसटी का पेमेंट होल्ड कितने दिन कर सकते हैं? क्योंकि मैक्सिमम जिनर सर अभी ऑनलाइन बिलिंग हो रहा है, सबका ई बिलिंग है, ठीक है। ई बिलिंग तभी होता है जब जीएसटी का पेमेंट रेगुलर भरता है जिनर्स, उसके बाद में भी जिनर्स का जीएसटी होल्ड होता है, तो वो कितना दिन होना चाहिए? जब तक हमें तो आरसीएम तो तुरंत भरना पड़ता है गवर्नमेंट के लिए, तो कितना सारा पेमेंट ब्लॉक होता है जिनर्स का। तो इसके लिए भी कोई रूल्स होना चाहिए कि अच्छे मिलों से ही काम करना चाहिए।
सर अच्छे मिल भी होल्ड करते हैं सर। अच्छे ग्रुप से काम करो, ये तकलीफ नहीं आएगी। अब भाव के चक्कर में हल्के पतले बंदे को रुई नहीं बेचनी चाहिए। सर हल्के पतले का विषय नहीं है, हर कोई अभी जीएसटी का ऐसा खुद का होल्ड समझ रहा है कि जीएसटी का पेमेंट बोल तो मेरे अधिकार का पेमेंट है, मैं उसको होल्ड करूंगा। उन पे लाइबिलिटी आती है। विकी भैया हल्के पतले, उन पे लाइबिलिटी आती है। विकी भैया हल्के पतले बंदे को माल, विकी भैया इधर सुमित, विकी भैया मतलब हल्के पतले बंदे को माल देने की जरूरत नौबत कब आती है जब अच्छा वाला नहीं लेता है, और हल्के पतले अपने में से कोई है तो उनको अपने को सेग्रीगेट करना पड़ेगा ना आपको कि भैया ये हल्का पतला इसको मत करो ना, फिल्टर करो। ये आप करके दो ना हमको, हम तो कर लेते हैं, आप उसके बाद में वापस खड़ा कर लेते हो। दलाल को तो सबके काम करना है भैया, हमको 100 दिन पेमेंट वाले का भी काम करना है, कैश वाले का भी। अगर इतना बड़ा फोरम चला रहे हो, बिट्टू भैया वहाँ बैठे हुए, आप सेग्रीगेट कर दो कि ये हल्के पतले इनको मत दो। अब जो भैया पॉइंट रेस किए बहुत प्रॉपर है, जो ऐसे जिनर को भी फिल्टर करना पड़ेगा। 100% करो, मैं बोलता हूँ वो जिनर को ब्लैकलिस्ट कर दो, उसकी पायरी मत छोड़ो, पर वो सेम वे में ब्रोकर को भी करो। आप बात समझिए, जो छोटे जिनर होते जो साल की 10,000 कार्ड बनाता है, उसका जब पोर्टल पे 1 करोड़ रुपया अटकता है ना भैया, उसकी जान तकती है। आरसीएम में पैसा भरना है, तुम जीएसटी देते नहीं हो, 3-3, 4-4 महीना जीएसटी आता नहीं है। कितने लिस्ट होगी सारे जिनर की मिला के 6-6 महीने तक जीएसटी आया नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर होना चाहिए कि जीएसटी वही बोलना चालू है कब आएगा आपको, कि वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट, तब दलाल को पकड़ो आप। वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट आना ही चाहिए, बट उसको ब्रोकर का पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। दलाल की वैल्यू उसकी जुबान से है। रिलीज करते हैं तुरंत। एक मिनट 100% में से सिर्फ 2% लोग। एक मिनट मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज जैसे सुमित भी आपने बोला ना कि भाई ब्रोकर ने असेस करके देना चाहिए, फिल्टर करके देना चाहिए कि भाई ये बायर से। आज क्या होता है कि सपोज आपने मेरे थ्रू किसी को माल दिया और वहाँ मैंने सपोज कोई भी कारण से डिस्प्यूट हुआ, मेरा तो वो बायर से कोई डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट हमारा माल जाने के बाद में हुआ, मैं उसको माल देना बंद कर देता हूँ। यदि मैंने उसको माल देना बंद कर दिया, आप किसी और ब्रोकर के थ्रू उसको माल देना शुरू कर देते हैं। ये बट एक मिनट सुनो मैं पॉइंट देखिए एक मिनट सुनील बाबू, अपने सुमित जी, हम यहाँ डिस्कशन करना है, हमको डिस्कशन शुड नॉट लीड टू एनी आर्ग्यूमेंट, हमको यहाँ वे आउट निकालना है, हमारे को रिजॉल्व करने के लिए बैठना है कि कहाँ मिनिमम ऐसी। हेलो, तो वही है ना, तो मेरा कहने का मेरा मैं दोनों को यहाँ विराम देना चाहूँगा, समय का अभाव है, कृपया अन्यथा न लें। मैं यहाँ पे विराम देना चाहूँगा प्लीज़, समय का अभाव है। सुनील भाई एक मिनट, दूसरा सेशन शुरू होने वाला है, जिनर्स का इम्पोर्टेंट सेशन है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 2 मिनट, ये जीएसटी का जो है ना, ये दलालों के लिए भी, आप भी दलाल है, इसको बंद करके आपका भी फायदा नहीं और किसी का फायदा नहीं। दलाल को 30 लाख का पेमेंट 2 मिनट में मिल जाता है, 2 लाख का पेमेंट मिलता नहीं है। मेरा नाम है ब्रजेश शाह, दरियापुर से। आपको सबसे बेस्ट है कि सब जिनर्स ने 3B लोड होते थे पेमेंट आना चाहिए, और या तो फिर जीएसटी के साथ ही पेमेंट आना चाहिए। उसका लॉगिंग चेक कर लो, लास्ट मंथ का अगर जीएसटी उसने राइट टाइम भरा है तो उसका पेमेंट आना ही चाहिए। ये दलालो वो दलालो, आप जिनर अगर एक ही करके काम करोगे, मैं जिनर भी हूँ, ट्रेडर भी हूँ, और मैं मिल भी चला चुका हूँ। कोई भी मिल वाला बिगर पेमेंट के, बिगर जीएसटी के और बिगर पेमेंट के गाड़ी नहीं छोड़ता है, कोई यान उधार नहीं बिकता। जो विकी भैया ने बोला कि वो पैसे वाला है मिल वाला, ये 15 दिन उधारी वाला है, जो उधार बेचता वो समझ के बेचता, उसकी एबिलिटी इसलिए बेचता। पर वो जो उधार मिल वाला लेता है वो भी कभी या इसका पेमेंट जीएसटी का बाकी रख के नहीं बेचता है बिल के अंदर, वो भी जीएसटी। मैं सभी की ओर से ये बोलना चाहूँगा, ब्रोकर्स की ओर से, कि कृपया करके अपन को ये समझना पड़ेगा कि ये ब्रोकर वर्सेस जिनर नहीं है। यू एंड वी आर अ सेम टीम, वी हैव टू फाइट फॉर द ट्रेड, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। ब्रोकर्स, सब ब्रोकर को मालूम है कि अगर डिस्प्यूट हुआ है तो दलाली खतरे में है, सामने वाले का पेमेंट खतरे में है, मेरी दलाली चलने नहीं वाली है। तो कोई ब्रोकर की ये दिल से इच्छा नहीं रहती कि डिस्प्यूट हो और कोई जिनिंग वाले का पैसा कॉम्प्रोमाइज हो, उसकी ये इच्छा नहीं होती। तो भाई आप कुछ बोल अपना रहे थे। व्यापार जो है थोड़ा जटिल है जरूर, लेकिन हम दोनों एक टीम है, हम मिलके इसका कुछ सॉल्यूशन निकाले, उस पर बात करना चाहिए और ना कि हम आपस में लड़े। विक्की भी आपने जो सवाल किए थे अभी कि हल्के पतले मिल वालों को माल मत दो, हल्के पतले मिल वालों को जब हम माल देते हैं ना तो पूरा पेमेंट लेके गाड़ी छोड़ते हैं। ये जीएसटी जो रुकता है ना, ये रेप्यूटेड मिल रुकती है। हमारा प्रॉब्लम ये है, अच्छी मिल है जो 3-3 महीने जीएसटी का पेमेंट नहीं देती है और जीएसटी 3B अपलोड होने के बाद भी नहीं देती है। धन्यवाद। हेलो, अच्छी खासी। हेलो सर, ये सुनील बाबू गाड़िया जी, ये जीनर वर्सेस ब्रोकर नहीं है, अमृत कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, ये समुद्र मंथन है सर।
इसमें से कुछ अच्छा ही लेके हम जाएंगे, आप भी जाएंगे और हम भी जाएंगे भैया और मैं we are- यकीन दिलाता we are- हूँ we are- कि we ये are- समुद्र मंथन का विष पीने के लिए सब ब्रोकर भाई हमेशा राजी रहेंगे। नहीं, ये नीरू मैं भैया। पहले भी बोल चुका हूँ, ये बहुत विश्वास का ट्रेड है। हम लोगों को कुछ परेशानी है, आप लोगों को कुछ परेशानी है, विदाउट डिस्कशन के ये सॉल्व नहीं होने वाला है। नीरू भैया, ब्रोकर की मजबूरी है। इस मंथन में जो पहला जो निकला है ना, वो ये निकला कि आज हम सब दलाल भाई द महाराष्ट्र कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन की तरफ से ये अनाउंस करें इस मंच से कि इस आने वाले सीजन से हम सबकी दलाली 75 रुपए गांठ रहेगी, और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए हम लोगों को। नहीं, हेलो सर, हमको कोई भी परेशानी नहीं है आप लोगों की दलाली रोकने में या न देने में। रोकने का नहीं सर, हमारा रेट 75 रुपए हो गया। और देखिए आप हर चीज जिनर बोलो, स्पिनर बोलो, हर आदमी अपना अपना इशू लेके बैठा है। बिट्टू भैया, लेकिन पिस कौन रहा है इसमें? अल्टीमेटली दलाल। बिट्टू भैया जी, आप ठीक है, आप 60 रुपए से 75 रुपए कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आप 25% बढ़ा कितने साल में? बढ़ा रहे हैं। नहीं 25 साल। और आपकी एक बार दलाली ठीक है, दलाली का कोई इशू नहीं है, आपकी जिम्मेदारी भी हमको समझा दीजिए। मैं ये बताता हूँ, जिम्मेदारी हर चीज की ब्रोकर पे ही डाल रहे ना आप। आपका पेमेंट रुका तो ब्रोकर की जिम्मेदारी, आपका जीएसटी रुका तो ब्रोकर की जिम्मेदारी, आपके पैसे कटे तो ब्रोकर की जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी तो बताओ क्या क्या है? पूछ रहे हैं हम आपका आपकी। पैसा कहीं रुक गया तो उसका जिम्मेदार वही पूछ रहे हैं ये कोई आपसे। ब्रोकर की जिम्मेदारी क्या है? अरे हम भी सर्विसमैन हैं, हम भी लोग आप लोग काका, मैं आपसे आपको एक उसका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। आप जो बोल रहे हो ना ब्रोकर की जिम्मेदारी है, अभी हम माल किसके बोलने पे बेचते हैं? हम माल किसके बोलने पे बेचते हैं? तो भरोसा हमसे अरे तो कर रहे भरोसा हैं। वही तो एक मिनट सुमित भाई, अरे जैसा आपके नहीं बोलने पे तो 30 लाख का आप माल ये भर बोल रहे रहे हैं। हैं कि क्या क्या जिम्मेदारी है? आप बात समझो काका, ये जिनर का जिगरा है जो 30 लाख का माल उधार देता। मिल वाले को बोलो 30 लाख का यान उधार देवे, एक भी नहीं भेजेगा। कोई मिल वाला 30 लाख का यान उधार देता है क्या? लोडिंग पे पूरा पेमेंट लेता है। ये जिनर है जो 30 लाख का माल 1-1 करोड़ का माल उधार देता है। आप लोग का कोई भी चीज एक कंडीशन से बिकती। मैं बोल रहा एक आप जीनर की हम- बात मत करो। ऑयल मिल हम वाला आपके बेचता, बोलने दाल में- मिल वाला बेचता, चंदू जिसको काका, हम आपके इंडस्ट्री बोलने में- चलाना है, उसको बेचना ही पड़ेगा। हम आपके बोलने पे ये चीज के लिए बोलने का नहीं है रिपीट कि समझो, ये हम बेच आपके रहे हैं। बोलने पे ब्रोकर के बोलने पे और एक हम सेकंड में गाड़ी बायर छोड़ते का हैं। नाम देते आपको कि ये बायर के लिए आप ले रहे हैं। सुनो, आपके आपका बोलने- भरोसा हुए तो दो, नहीं तो मत दो। काका सुनो, आपके बोलने पे हम गाड़ी छोड़ते ना, आप जीएसटी नहीं डला सकते हमारा। आप 3 लाख का हम जीएसटी डला आपका सकते हित सोच भी रहे 30 लाख की गाड़ी से 3 लाख का मैं- जीएसटी देना है। मैं एक बोलता, मैंने हमेशा हित की बात किया, मैंने कटिंग के लिए रोज बोला आपको। आप लोग वो काका, चीज मैं- का डिसीजन खुद नहीं यहाँ ले पे सकते। सहमत हूँ आपसे। यहाँ पे जिनर्स उपस्थित है। आपको ये भी जवाबदारी समझनी पड़ेगी सर। एक सेकंड, एक मिनट, ओके एक मिनट। देखिए, ये 2 दिनों का ये सबसे मेरे हिसाब से बेस्ट सेशन रह रहा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ सेशन खत्म हुआ है, लेकिन इतना खुल के मनीष और भाई, एक इतना सेकंड। दिल से अब तक किसी सेशन में हमें ऑडियंस का पार्टिसिपेशन नहीं मिला। मनीष भाई एक सेकंड जी, जैसे भैया ने बोला कि 3 महीने जीएसटी नहीं आता, पहले इनकी बात सबसे सही, पर एक मिनट 3 महीने जीएसटी नहीं आया। जब आप में से या यहाँ से किसी भी ब्रोकर का मेरे पास फोन आया कि उसके लिए माल लेना है, तो मैंने बोलना चाहिए कि पहले जीएसटी दो फिर माल निकालना। पर क्या होता, 300 की मद्दी आती, भैया जीएसटी तो 2 दिन बाद आ जाओगे, थे तो 300 गांठ करो मारी, पहले 300 गांठ करो, जीएसटी तो बाद में ले लेगा। तो जीनर पक्का नहीं है। जीनर ने बोलना चाहिए भैया पहले आज जीएसटी डलाओ, फिर कल अपन नया सौदा करेंगे। सबसे पहले जीनर को अपने माल बेचने की हाय लगी है। अब पेमेंट की बात, जैसे चंदू भैया ने बोला, ब्रोकर भैया सेकंड डे पेमेंट के ये भाव है, एडवांस के ये भाव है, 8 दिन पेमेंट के भाव। अपन को तो साउथ देना है 45 दिन और 75 दिन और 500 बढ़ाओ। तो जीनर को ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को नगद में बेचना है, तो भाव का मोह छोड़ना पड़ेगा, भाव का मोह छोड़ना पड़ेगा, तो अपने आप आपका माल कैश में बिकेगा। आप बोल रहे गाड़ी भरने के बाद पेमेंट, आप गाड़ी बाद में भरना, पहले पेमेंट ले, भाव का मोह छोड़ दो। थैंक यू। 1 मिनट मनीष भाई, गुड सजेशन। मनीष भाई 1 मिनट, मैं ये चाहूंगा जैसे ये बहुत अच्छा लाइव सेशन और रोटा बहुत- जी इसको कंटिन्यू रखना है तो फिर नहीं वही नहीं है। नहीं 1 सेकंड 1 सेकंड नहीं 1 सेकंड अरे इसका फिर यहाँ वाले लोगों को नीचे बैठने इसका देते, बातें इसका तो होती हमको रहेंगी। निचोड़ तो निकालना पड़ेगा कि बात डिस्कशन करके चले जाएंगे, कुछ तो निचोड़ निकालना पड़ेगा।
समुद्र मंथन जो आपने बोला तापड़िया जी, अपने चाणक जी, स्टेज उसको वाले अपने को बैठे करना रहे। पड़ेगा। तो सबसे पहले आज हम जब भी माल बेचते हैं तो आप, एक मिनट भाई साहब, राठी जी एक मिनट, मैं ये चाहूँगा कि 1 बाय 1 एक एक पॉइंट पर हम बात करें। हेलो, जब हम फोन से बात करते हैं तो बोले भाई क्या भाव है, 29 के क्या भाव है, 29.5 के क्या भाव है, 30 के क्या भाव है। अब ये 29 के बीच में 29.5 आ गई, 2 साल से, पहले नहीं थी 29.5, अब ये 2 साल में 29, 29.5 और 30 आ गई, बराबर है। चलो कोई बात नहीं, अब 29, 29.5, 30, अब आपको हम भाव बताते भैया 29 के भाव ये है, 29.5 के ये है, 30 के है। भैया 29 तो बढ़ जाएंगे, लेकिन देखो 29.5 के भाव में बेचो, और नहीं आई तो यहाँ ये बात शुरू होती है, नहीं आई तो मेरा क्वेश्चन ये है, पहली बात, आप जब रुई बेचो, आपको मालूम है कपास आप खरीद रहे, प्रोसेस आप कर रहे, प्रेसिंग आप कर रहे, पैकिंग आप कर रहे, आपको मालूम होना चाहिए मैं क्या दे रहा हूँ। वहाँ से शुरुआत आपकी होती माल बेचने की। तो पहले आप सेल्फ डिक्लेयर करो कि मेरा माल 29 का है, 29 का 28.7 आ सकता, 28.5 आ सकता, 29 के सामने 28 नहीं आ सकता। ये बात आप मान्य करेंगे कि नहीं करेंगे? तो पहली बात ये समझो कि आप ये सेल्फ सर्टिफाइड कॉटन बेच रहे हो, आपने खुद ने आपने आपकी क्वालिटी सर्टिफाई की है कि मेरी 29 mm है। माइक 3.8 आप बोल रहे हो, वेरिएशन 3.75 हो सकता, 3.5 नहीं आ सकता, बराबर है। तो ट्रैश 3 का 3.5 हो सकता, 4, 4.5 नहीं हो सकता। मॉइस्चर 9 की कंडीशन है, 9.5 हो सकता, 10 हो सकता, 11, 12 नहीं हो सकता। बात खत्म हो गई। अपन माल बेच रहे, आप ये जिम्मेदारी लो कि भाई मैं ये माल आपको दे रहा हूँ। रहा सवाल बायर का नाम, आपके पास में आ जाता कि भाई कौन बायर है, आपको उसको माल बेचना है नहीं बेचना है, ये आपका निर्णय है, ये आपका प्रोग्रेटिव है। ये ब्रोकर नहीं आपको बोलता है, फोर्स नहीं करता है आपको कि आप इसको ही माल दो। आपको बोलता था भैया एलडी के ये भाव है, वर्धमान के ये भाव है, नाहर के ये भाव है, साउथ के इसके भाव ये है, इसकी ये टर्म्स है। आप खुद निर्णय लेते हो और आप खुद उसको बेचते हो, आप उसके साथ में ऑलरेडी डील करते हो, आपको उसका अनुभव है, तब आप वो डिसीजन लेते हो। ब्रोकर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। हाँ, ब्रोकर का रोल ये है कि मैंने यदि 15 दिन कम से बेची है तो मैंने खुलासेवार करना कि मेरे डिस्पैच से है कि अराइवल से है। वहाँ 5 दिन का फर्क पड़ता है, उसका ब्याज का फर्क पड़ता है। तो ये जब तक हम एक दूसरे से ट्रांसपेरेंसी रख के काम नहीं करेंगे, इसमें हमारे को आगे चालना नहीं मिलेगी। यही मेरा निवेदन है, बस। धन्यवाद। हेलो, सही है साहब आपका। अभी राजू भैया ने जो बात बोली, राजू भैया की बात तो एकदम सही है। 15 दिन कंडीशन में माल बेचेंगे, 30 दिन में पैसे आएंगे, वो 15 दिन का ब्याज कौन देगा? हाँ, 75 रुपए गाठ की दलाली पक्की, तो 15 दिन का ब्याज भी दिलाना पड़ेगा। मेरा ऐसा निवेदन है, डिस्प्यूट आपके लिए भी है और ब्रोकर के लिए भी है। अगर मान लो कोई पार्टी आपका जीएसटी का पेमेंट 6 महीना डिले करती है, आप कॉन्ट्रैक्ट लिखवाओ और उसमें मेंशन कराओ कि हम ये फलाने परसेंटेज से उसका ब्याज चार्ज करेंगे, और उसका जो है आप एसोसिएशन में, ब्रोकर्स एसोसिएशन में हमको निवेदन डालो। सीआई अपने पास में बॉडी है, अपने पास में काफ़ी सारी एसोसिएशंस है, उसमें आप कंप्लेंट डाल के आर्बिट्राज में उसको डालो। हेलो, आप उसकी जवाबदारी डायरेक्टली ब्रोकर पे अगर डाल दोगे तो वो भी अकेला सक्षम कैसे हो पाएगा उसको सॉल्व करने के लिए? कल सेलर ने अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सेलर ने नहीं, ब्रोकर से आपको आग्रह करना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कॉमन दोनों को दिया जाए करके। 1 मिनट जी, मुझे क्या बोलना है, आज जो भी माल बिकता है बायर्स कॉन्ट्रैक्ट पे बिकता है, बायर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और हम सेलर साइन कर रहे हैं। सर कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा ऐसा बोलना है कि सब ब्रोकर से और सब पार्टियों से ये निवेदन है नहीं कि जो भी एक मिडलमैन है, अगर मैं कोई व्यापार कर रहा हूँ तो मेरी ये नैतिक जवाबदारी बनती है कि जो भी टर्म्स तय हुई है, ये टर्म्स का एक प्रॉपर पूरा फॉर्मेटेड मेल बायर और सेलर दोनों को जाना चाहिए, और वो आर्बिट्राज उसमें मेंशन्ड है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर आर्बिट्राज और सीआईए
एसोसिएशन ऑफ कॉटन इंडिया, और उसके आर्बिट्राज में आप वो डिस्प्यूट डाल सकते हो ना। आर्बिट्रेशन का तो बहुत लंबा प्रोसेस है चाणक जी। सवाल क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स इशू हो रहे हैं ना अभी फिलहाल जो प्रैक्टिस में, वो सिर्फ एमएनसीज इशू करती है, कोई भी मिल वाला अपने तरफ से कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं करता, सिर्फ ब्रोकर ही करता है, सेलर भी इशू नहीं करता है। परचेस ऑर्डर आते हैं, परचेस ऑर्डर भेजती है सर। नहीं, परचेस ऑर्डर कोई मिल्स ने अभी प्रैक्टिस शुरू कर दी होंगी तो पता नहीं। तो हमारे एक मिनट राजू भैया, एक मिनट में काउंटर करता हूँ। कल हम आप सब मिलकर एक परचेस कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाते हैं, आप गारंटी लेते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो बायस नहीं होगा, नाइदर फॉर सेलर और नाइदर फॉर बायर, बिल्कुल आप व्यापार कराएंगे। बिल्कुल आप बोल रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल डन 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 बिल्कुल डन। वी आर ऑल्सो रेडी। बिल्कुल डन। क्यों, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? हम एक वी आर ऑल्सो रेडी। बिल्कुल, यदि कहीं पर भी कुछ भी डिफॉल्ट होता है, देखो व्यापार है, कुछ भी डिफॉल्ट होता है, जैसे हम इसमें बोलते हैं टॉलरेंस वैल्यू क्वालिटी में भी रहेगी, तो टॉलरेंस वैल्यू हर चीज के अंदर रहेगी भाई। एक हाथ 2 दिन आज क्या होता है, आज मैक्सिमम चीज क्या हो रही है कि भाई स्पॉट पासिंग कम हो रही है, मिल पासिंग कम, डायरेक्ट डिस्पैच में ज़्यादा माल बिक रहा है, डायरेक्ट डिस्पैच में माल ज़्यादा बिक रहा है। समझ गए? मेरा क्या बोलना है, कॉन्ट्रैक्ट नोट में कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, मेंशन करो, बिल्कुल इट शुड बी ए लीगल बाइंडिंग, बिल्कुल, और वो उसके अनुसार माल बेचने की जवाबदारी भी आप लो। बिल्कुल ठीक, डन डन। समय का अभाव है, मेरा फिर से निवेदन है सबसे, दूसरा सेशन शुरू करना है। मैंने 15 मिनट पहले भी निवेदन किया। इस विषय को यहीं विराम देते हुए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। एक लास्ट सुझाव है कि कमीशन एजेंट और ब्रोकर के बीच में क्या डिफरेंस है ना, ये अपने बायलॉज में क्लियर डिस्टिंक्शन लिखा है, आप लोग भी उसको ध्यान से पढ़िए, आगे आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाने में हेल्प हो जाए।